अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए आपके फेवरेट सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 47। इससे पहले के नॉवल की तरफ बढ़ें, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 47 की तरफ। मैं चाहता हूँ सब बुरे ख्यालात और वहमों को झटक कर आप मेरे बारे में सोचें। एहतशाम ने सारा से जुदा होते हुए दोनों बाजुओं से उसे थामे उसकी तरफ देखकर कहा, जब तक आशा अमीन यहाँ मौजूद है तब तक तो ये मुमकिन नहीं है। सारा ने नजरें चुराते हुए कहा, मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? एहतशाम ने बेयकीनी से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, जवाब दो टोक था। एहतशाम ने हुंकारा भरा। गोया वो समझ गया था कि वो सरफिरी पागल लड़की प्यार से नहीं समझेगी, ना उसके जज्बों की सच्चाई को और ना ही उसकी फीलिंग्स को। सो सारा को एहसास दिलाने के लिए अब एहतशाम को फिर से अपने गुज़िश्ता रवैये को ही इख्तियार करना था, जो सारा को बहुत अच्छे से समझ में आता था। और मुझे ये आप कहना बंद कर। मुझे हमारे रिश्ते में बेइंतहा फासलों और दूरियों का गुमान होने लगता है। मैं तो उम्र में आपसे छोटी हूँ, इसलिए तुम कहने में क्या दिक्कत है, जैसे पहले कहते थे। एहतशाम की खामोशी को भांपते हुए सारा फिर से बोल उठी और उसकी दी गई इज्जत से इनकारी हुई तो एहतशाम आगा का मिजाज बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हालात मुख्तलिफ होते तो वो ये कहने से बिल्कुल दुरेक नहीं करता कि कुछ लोगों को बेजा दी गई इज्जत रास नहीं आती, लेकिन अब वो उसे चाहने लगा था, तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो ठीक है मिसेस सारा एहतशाम, अगर आपसे ये इज्जत हजम नहीं हो रही तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं अपने पुराने रवैये के साथ पेश आने की, बल्कि उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और रही बात दूरियों की, तो वो आप कहने से ना तो बढ़ती हैं ना ही मफकूद होती हैं, बल्कि ये तखातुब तो इज़्ज़त और मोहब्बत की अलामत ज़ाहिर करने के लिए है। बाकी ये आपकी अपनी कायम करदा दूरियों की दीवार है जिसे आपको खुद ही गिराना है, वरना जैसे आप हर गुजरते पल के साथ इसमें एक ईंट शक्की लगाती हैं और वहम के गारे से पुख्ता करती जा रही हैं, देखिएगा कहीं इतनी बुलंद ना हो जाए कि फिर हम एक दूसरे को भी ना देख पाए। एहतशाम ने जहरखन मुस्कुराहट के साथ उसकी बात को तस्लीम करते हुए कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप उसके तेवर बदलते देखकर सारा ने तौज़ी पेश की। आपने जो भी कहा, ओह सॉरी, तुमने जो भी कहा और तुम जो भी चाहती हो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। खैर मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, बाद में बात करेंगे। एहतशाम ने मेज़ से आशा की डिस्चार्ज फाइल उठाते हुए लफ्ज़ तुम पे जोर देते हुए कहा, क्योंकि बीजान ने उसे जो काम सौंपा था वो बहरहाल उसे करना था। दूसरा, वो बात को तूल देना नहीं चाहता था, ना ही अपने रिश्ते में कशीदगी चाहता था, लेकिन सारा साहिबा तो कुछ ऐसे ही सोच के बैठी हैं, या बिना सोचे वो पैर दर पे हमाकतें किए जा रही थी। बिल्कुल, अब से आपका एक ही तो ज़रूरी काम होगा, आशा अमीन की वकालत करना। एक अच्छे वकील की तरह पूरे दिल से उसका केस लड़ेंगे और उसकी सच्चाई को ढूंढ निकालेंगे, चाहे फिर आपको केटू को सर करना पड़े या गहरे समंदर में गौताजन होना पड़े, ज़मीन का सीना चीरना पड़े या खला में प्रवास करना पड़े, आप सब करेंगे, लेकिन उसको मजलूम साबित करके ही रहेंगे। एहतशाम की वो फाइल पकड़ते ही सारा की दम बदन में तो गोया आग ही लग गई थी। जब भी वो बिना सोचे समझे हाथों को नचा नचा कर अपनी धुन में बोलती चली गई। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? नहीं, वैसे मुझे इस काम से भी पहले एक और ज़रूरी काम है, तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना। चलो, वैसे भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, लगे हाथों ही काम भी कर दूँ आज। मेंटल वार्ड में छोड़ के आऊँगा तुम्हें। एहतशाम ने उसके उल्टी सीधी बातों से जिद होते हुए गुस्से में कहा। बिल्कुल, मेरी जगह अब यहाँ कहाँ है भला? मुझे मेंटल वार्ड में छोड़ेंगे तभी तो आशा को यहाँ अपने बिस्तर पर ला पाएंगे। सारा ने बेड की तरफ हाथ फैलाते हुए तन कर कहा, लेकिन आखिरी जुमला एहतशाम की सबका इम्तिहान था। पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर गया। सारा, उसका हाथ हवा में बुलंद हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मुट्ठी की सूरत इख्तियार करता आंखें मूंदे अपने ही हाथ को वापस झटक गया, जबकि सारा भी उसकी गरजदार आवाज़ पर लरस के आंखें मूंद गई। जिस जगह तुम्हें होना चाहिए मेरे साथ, बेहतर होगा कि वहाँ किसी और का तसव्वुर भी मत लाओ अपने इस उल्टे दिमाग में, और मुझे मत उकसाओ।
मर्द के दिल में जब बार बार एक ही नाम की चोट लगाई जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा तुम्हारे ख्यालात को हकीकत का पैराहन पहनाने में। गुस्से से अपनी बात कहता गाड़ी की चाबी उठाए वहाँ से बाहर निकल गया था, जबकि सारा मुंह पे हाथ रखे पीछे बेड पर ढह गई और फटी फटी आंखों से दरवाजे को तक रही थी, जहाँ से कुछ देर कबल वो उसे वॉर्न करके बाहर निकल गया था। और गुस्से से पिलो उठाकर दरवाजे की तरफ फेंका और हजानी कैफियत में बड़बड़ाती हुई रोती जा रही थी। जबकि एहतशाम आगा तो जानता था कि जो उसने कहा ये महज एक धमकी थी सारा का दिमाग दुरुस्त करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कहाँ तक कारगर साबित होगी। वो हॉस्पिटल से लौट आया था और अपने कमरे में मौजूद सोचों में गुम था, क्योंकि फ़िलहाल जो जांच पड़ताल उसने की थी उससे तो आयशा सही साबित हो रही थी। फिलहाल के वक्त उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका था सिवाय अहमद के कमरे में जाने के, जिसका इकरार करके उसने वहाँ भी अपनी मजबूरी जाहिर करके खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की थी। बस गलती ये थी कि तब उसने घर में से किसी को एतमाद में लेकर ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि सब कुछ अकेले सहती रही, या फिर उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपनी रज़ा या ख्वाहिश भी शामिल थी। माँ ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ क्या हो गया है आप लोगों को? मैं आशा को कैसे भूल जाऊँ? वो फियांसी है मेरी, और हमारी शादी वाले दिन उससे किसी ने अगवा कर लिया और आप लोग चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, बल्कि किसी और से शादी न चालू, वो भी ऐसी लड़की से जो पहले से मंगनी शुदा है। तो सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मेरे साथ साथ आप उस पर भी जुल्म करके उसकी ज़िंदगी तबाह करना चाहते? मैं आशा को ढूंढ कर वापस आऊँगा और उसी से शादी करूँगा। इसके अलावा मैं किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकता। एहतशाम की बातों के जवाब में उसकी मामा के चेहरे पे एक तरफ मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो अक़वा नहीं हुई, बल्कि अपनी खुशी और मर्ज़ी से भाग गई है अपने किसी आशिक के साथ। सो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसके पीछे खुद को ख्वार मत करो। हुमैरा की बातों ने बेटे के गुस्से को बढ़ावा दिया था। मॉम प्लीज़, हम में से किसी ने उसे किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा ना, तो फिर कैसे कह देंगे वो अपनी मर्ज़ी से गई है? उसकी रज़ा तो मुझसे मंसूब थी। आपको याद नहीं कितना पसंद करती थी वो मुझे? मेरे लिए मनपसंद खाने बनाना, मेरे काम करना, मेरे आगे पीछे घूमना उसके पसंदीदा मशागल थे, और मंगनी भी तो उसकी अपनी मर्ज़ी से हुई थी। फिर भला आप ये बात कैसे कह सकती हैं? एहतशाम, किसी आशना की आवाज़ ने माजी की तख़य्युलात की डोर को तोड़ दिया था। वो सिगरेट का आखिरी कश लगाकर जैसे ही उस आवाज़ पे मुड़ा तो सामने सारा खड़ी थी। सिगरेट एशट्रे में मसल कर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या बात है? एहतशाम ने बिना किसी तासुर के उससे दरियाफ्त किया। आपकी पैकिंग करनी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो सोचा पूछ लूँ। सारा उसकी वापसी पे अब कदरे रख रखाव वाले लहजे में बात कर रही थी। तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगा। देखो सारा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए चाहता हूँ कि तुम अब मेरे हर काम से दूर ही रहो। जब मेरे मुतालिक दिल में इस कदर वसा से पाल रखे हैं तो फिर इन फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है? काम मेरे पहले की तरह ही होते रहेंगे, तुमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सारा उसके वापस आने के बाद पहली दफ़ा उससे मुखातिब हुई थी, ताकि जान सके कि वो अब क्या सोच रहा है और अब उसके तेवर कैसे हैं। एहतशाम की सर्द मोहरी पे वो बिना कुछ कहे सामने से हट गई, बल्कि कमरे से ही चली गई। एहतशाम भी मॉम के पास चला आया था। मॉम प्लीज़ मेरी पैकिंग कर दें, मुझे कल मरी जाना है वो कंस्ट्रक्शन का काम देखने। एहतशाम ने उनके कमरे में आते ही सरसरी अंदाज में अपनी बात कही और पलटने को था कि हुमैरा की बात ने कदम रोक लिए। क्यों भाई, अपनी बेगम से कहो या उसने अपनी पैकिंग कर ली है और तुम्हारी पैकिंग से इनकारी है? हुमैरा जो बेड पे बैठी सरमद की शर्ट का बटन टाक रही थी, शरीन अंदाज में बेटे से मुखातिब थी। नहीं मामा, वो मेरे साथ नहीं जाएगी, एहतशाम ने नज़रें चुराते हुए कहा। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगी? क्या अकेले हनीमून पे जाने का इरादा है? हुमैरा की अपनी ही बात के इख्तिताम पर हंसी छूट गई थी। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वहाँ काफ़ी मसरूफ़ वक्त गुजरेगा, तो मुझे लगता है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाऊँगा। ख्वामख्वाह मैं अकेली परेशान होती रहेगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि काम निपटा लूँ, तो उसके बाद वो जहाँ कहेगी उसे ले जाऊँगा। अब आप यहाँ से पैकिंग कर दीजिएगा प्लीज़। एहतशाम बात बना के और वापस पलटा। इससे पहले कि हुमैरा कुछ कहती, कमरे के खुले दरवाजे से ही बीजान अंदर दाखिल हुई।
ये काम अब तुम्हारी मॉम के नहीं है। वो अपने शौहर को संभाले या दूसरों के शौहरों को। अपनी बीवी से क्यों नहीं कहते? पीछे से बीजान की करख्त आवाज़ गूंजी। दादो, वो नई नवीली दुल्हन है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अभी किसी काम को भी हाथ लगाए। वो भी बीजान का पोता था, फ़ौरन बात को कवर कर गया। कहाँ है सारा? बीजान ने पूछा। दादो, वो शायद कमरे में ही होगी। एहतशाम को इतना तो पता था कि वो फिल वक्त अपने कमरे में नहीं है, लेकिन बीजान के सामने यही कहना मुनासिब लगा। उसे क्या खबर थी कि वो कहाँ है इस वक्त और क्या कर रही है उसकी बला से। चलो मेरे साथ। बीजान उसे साथ लिए उसके कमरे में आई तो खाली कमरा उनका मुंह चढ़ा रहा था। कमरे में तो नहीं है। बीजान ने अबरू चढ़ाए उससे दरियाफ्त किया। शायद किचन में गई हो। एहतशाम के मुंह से बेसाख्ता फिसला। जल्दी से बुला के लाओ अपनी बेगम को यहाँ। किचन में क्या कर रही है? जब तुम चाहते ही हो कि वो नई नवीली दुल्हन तुम्हारे किसी काम को हाथ भी ना लगाए, तो फिर तुमने उसे किचन में क्यों जाने दिया? एक तो बीजान के सवालों जवाब हर दूसरे लम्हे उन्हें कटहरे में ला खड़ा करते थे। खैर, मैं तुम लोगों का यहीं वेट कर रही हूँ। जल्दी से सारों को लेकर पहुँचो। बीजान ने एहतशाम की बोलती बंद होते देखकर सोफे पर बैठते हुए हुक्मनामा जारी किया। एहतशाम उसे ढूंढता हुआ जब किचन की तरफ आया तो वाकई वो वहीं मौजूद थी। सारा वहाँ खड़ी ज़ेबा से कोई बात कर रही थी, साथ ही कटिंग बोर्ड पे रखी सब्जी को फुर्तीले अंदाज में कटिंग करती जा रही थी। सारा, किसी आशना के लबों से अपना नाम सुनकर बेख्तियार नाइफ सब्जी की बजाय कटिंग बोर्ड पे रखे हुए सब्जी वाले हाथ पर जा लगी। उसके हाथ से नाइफ छूट गई थी। उसने तकलीफ से अपना एक हाथ दूसरे में ज़ोर से दबा लिया। उंगली पे खून की पहली बूंद नमूदार हुई। एहतशाम भी तेज़ी से आगे बढ़ा। मुझे दिखाओ। अब वो इतना सख्त दिल भी नहीं था। उसके बढ़ते हाथ देखकर सारा फ़ौरन से सिंक की तरफ मुड़ गई और टैप खोलकर नीचे अपना हाथ रख दिया। ठीक हो जाएगा अभी। आप कुछ कहना आए थे? पसे पर्दा सारा ने एहतशाम से अपने पुकारे जाने का मकसद दरियाफ्त किया। हाँ, दादो बुला रही हैं तुम्हें, कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। सारा के रवैये पर एहतशाम भी बमुश्किल दिल पे बंद बांधे संभलते हुए 2 कदम पीछे हट गया था। आप चलें, मैं आती हूँ, सारा ने सपाट लहजे में कहा। एहतशाम कोई बात किए बिना वहाँ से जा चुका था। ज़ेबा फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। कुछ देर टैप के नीचे हाथ रखने से खून रुक गया था। ज़ेबा ने बैंडेज लगा दी तो सारा उसे ज़रूरी हिदायत देकर कमरे की तरफ आ गई, जहाँ बीजान उसके मुंतज़िर थी। एहतशाम भी कमरे में ही मौजूद था। तुम किचन में क्या कर रही थी? सारा के अंदर दाखिल होते ही बीजान ने पहला सवाल दागा। नानो, मैं ज़ेबा के खाने में मदद करवा रही थी। पालक की सब्ज़ी बना रही थी। ज़ेबा बता रही थी आपको बहुत पसंद है। सारा ने आम अंदाज में जवाब दिया। वो नहीं जानती थी कि उसके यहाँ बुलाने के पीछे क्या वजह है। तुम्हें अब मेरी पसंद नापसंद से ज़्यादा अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। तुम किचन में काम कर सकती हो, लेकिन अपने शौहर की पैकिंग नहीं कर सकती। बीजान की इस बात पे सारा की निगाहें बेसाख्ता एहतशाम पर पड़ी, जो नज़र चुरा गया। सारा बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। एहतशाम तुम्हारा शौहर है। इस रिश्ते के हक़ से तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो, और बदले में उसे चाहिए कि तुम्हारी हर ज़रूरत का वो भी अच्छे से ख्याल रखे। बीजान पसे पर्दा उन्हें बहुत कुछ समझा गई थी। जी नानो। पलकों की मुसलसल जंबिश के साथ वो निगाहें झुकाए हुए तमाम बातों के जवाब में बस इतना ही कह सकी। तुम्हें चाहिए कि एहतशाम के हर काम को बाकी सब कामों पर तरजीह दो। अपनी माम को देखा है ना तुमने, तुम्हारे बाबा का कैसे ख्याल रखती हैं। फिर हुमैरा और ताहिरा की मिसाल ले लो बेटा। घर में नौकर चौकर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शौहरों के काम खुद ही करती हैं, रोज़े अव्वल से। और ना ही कभी मेरे बेटे मेरे पास आए थे कि अम्मा हमारा फला काम कर दीजिए। भाई, उसकी माँ ने अपने बेटे को तुम्हें सौंप दिया है। देखा जाए तो शौहर भी बच्चों से कम नहीं होते। उनका हर काम औरत को ही देखना पड़ता है। अब तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। सारा, तुम जितना मर्ज़ी एहतशाम से कतराओ, लेकिन इस रिश्ते की नौइयत इसकी अहमियत को नहीं बदल सकती। अब वो तुम्हारे होते हुए भी अपनी माँ के पास जाकर अगर ये कहे कि मामा मेरी पैकिंग कर दीजिए, तो कितनी शर्म की बात है ये तुम्हारे लिए। तमाम बातें सुनने के बाद सारा में नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस नाकर्दा जुर्म पे वो कब तक खामोश रहती, जो सिरे से उसने किया ही नहीं था, जिसके लिए वो कटहरे में खड़ी की गई थी।
जबकि मुजरिम सामने बैठा बातें सुनता जा रहा था और सर धुनता जा रहा था। एहतशाम कभी नहीं चाहता था कि वो उसे डांट पड़वाए, बल्कि वो अपनी गलती मानकर बहुत पहले उसका दिफा कर लेता। लेकिन आजकल जो सूरत हाल थी उसके पेश नज़र वो खामोश रहा कि हो सकता है बीजान की समझाई हुई कोई बात ही सारा साहिबा के पल्ले पड़ जाए। नानो, मैंने तो इन्हें पैकिंग का बोला था, लेकिन इन्होंने खुद ही मुझे मना कर दिया। एहतशाम को उम्मीद नहीं थी कि वो सच उगल देगी, लेकिन मानो बिल्ली थी, कुछ भी कर सकती थी, किसी वक्त भी हमले की ठान सकती थी। एहतशाम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? यानी गलती उस मासूम की थी ही नहीं जिसे ख्वामोख्वाह में मैंने इतनी डांट पिला दी। बीजान सारा का बयान सुनने के बाद एहतशाम पर चढ़ दौड़ी। अब इतनी भी मासूम नहीं है जितना आप सब लोग समझे बैठे हैं। अहमद बड़बड़ाते हुए पहलू बदल के रह गया। बेटा, तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि अब इसी को सब कुछ समझो। जो तुम्हें छोड़कर चली गई है, तुम भी उसकी यादों से अपना दामन छुड़वा लो बेटा। जाने वालों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है, ना कि उनकी यादों को दिल में बसाकर अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात बढ़ानी चाहिए। उफ! एहतशाम तो गोया सर पकड़ कर रह गया। सबको क्यों लग रहा था कि वो आशा की यादों के सहारे जी रहा है, लेकिन ज़ब्त के अलावा कोई चारा नहीं था। बस खामोश होकर रह गया, क्योंकि उसे सफाइयाँ नहीं देनी थी, बल्कि वो चाहता था कि वक्त उसकी सच्चाई को साबित करे। वो दोनों हमारी इज्जत खाक में मिला गए, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते की इब्तिदा तो सबकी दुआओं की छाँव में हुई है। तुम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? देखो एहतशाम, तुम्हारी पप्पो ने बड़े मान से तुम्हें अपनी नाज़ों पली बेटी सौंप दी है। तुम पे फ़र्ज़ है इसका ख्याल रखो, हर शय पे इसे मुकद्दम जानो। मर्द होने का सबूत दो। मर्द को इतना दलेर तो होना चाहिए कि दिल खराश माजी को भुलाकर खूबसूरत हाल को जी सके। जानती हूँ ये इतना आसान भी नहीं, लेकिन इन बातों पर अमल करके ही तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी सहल बना सकते हो। मेरा क्या है बेटा, मैं तो ख्वाहिश का इजहार ही कर सकती हूँ, वरना तुम दोनों ने करनी तो अपनी मर्ज़ी ही है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ कबूल कर लो। बोलो, मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करोगे? बीजान ने खूब वक्त लगाकर दोनों को समझाया और आखिर में उनकी रज़ा जानना चाहिए। जी दादू, एहतशाम ने शिकस्तखोर्दा लहजे में कहा, गो के दिल उसके ज़बान से निकले उन अल्फाज से इख्तलाफ कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सामने बैठी वो पागल लड़की उसे इस अहद पर कायम नहीं रहने देगी। और तुम क्या कहोगी सारा? बीजान गुमसुम सारा से मुखातिब हुई। जी नानू, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बुद्ध बनी सारा ने भी बमुश्किल ये जुमला अदा किया और सामने बैठे अपने शौहर नामदार से नज़रें चुराईं, जो फिल वक्त उसे ही तके जा रहा था। शाबाश मेरे बच्चों, बस मैं ये चाहती हूँ कि इस घर में भी रौनक हो, बच्चों के शोरगुल की आवाज़ें आएँ। दादू की ये ख्वाहिश गोया उन्हें अनहोनी ही मालूम हुई थी, जब ही दोनों शर्माने की बजाय आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई नामुमकिन सी डिमांड कर दी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वक्त हर ज़ख्म की दवा है। हर ज़ख्म गुज़रते वक्त के साथ मुंदमिल हो ही जाता है। बीजान वहाँ से जा चुकी थी। अब वो दोनों ही मुस्तकिल खामोशी के साथ कमरे में मौजूद थे। एहतशाम कर्टन हटाए फिर से सिगरेट सुलगाए किसी गहरी सोच में गुम था, जबकि सारा भी वार्डरोब में सर दिए अपनी आंखों में आए पानी को रोकने की सही कर रही थी और साथ ही साथ एहतशाम की पैकिंग भी कर रही थी। एक कमरे में रहते हुए, एक अटूट बंधन में बंधने के बावजूद भी वो अजनबियों की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। शुरू से उन दोनों ने अपने अपने हमसफ़र के तौर पे जिनको देखा और जिनके ख्वाब सजा रखे थे, वो दोनों उनके महरम नहीं बने थे, बल्कि उन दोनों का साथ ही मुकद्दर में लिखा था। तभी राहें जुदा होते हुए भी वो एक मंजिल पे आ मिले थे, एक दूसरे के शरीके सफ़र बना दिए गए थे। उनके दरमियान दो बोल का जो बंधन बना था, बकौल बीजान उन दो बोल का ही एजाज़ होगा और अब दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। कहीं ना कहीं ये प्यार दिल में मौजूद हो भी चुका था, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे थे या हालात की तलखियों में उस प्यार की चाशी को ज़ायल करते जा रहे थे। एहतशाम तो समझदारी का मुजाहरा करके अपने इकरार पर डट गया था, लेकिन अब सारा के इकरार के लिए उसे मजबूरन दूसरा रवैया इख्तियार करना पड़ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करने में कोई मज़ाक़ा नहीं। और सारा एहतशाम इन टेढ़े दिमागों में से थी
जिसे सीधी बात शायद जल्दी समझ नहीं आती थी। वक्त के उतार चढ़ाव के बावजूद एहतशाम का दिल हर आने वाले पल में उसके इकरार के लिए पुरुमीद था, और अच्छी उम्मीदें बढ़लाने में तो खुदा भी मदद करता है। फिर कैसे मुमकिन था एहतशाम आगा नाउम्मीद रखता। ये तय था कि मंजिल पाने के लिए अभी उसे इंतज़ार के कठिन रास्ते पर चलना था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है। बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।